हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको ये भी पता है कि कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्म्स स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैव फिल्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट हम उसके लिए देख लेते हैं और आपका जो मिथ है कि कंपटीशन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करें तो हमारे आपके बताया गया है कि 5.93 लाख फॉर्म्स भरे गए हैं। क्लियर है, 5.93 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आपके लिए है वो ये है कि अब मोस्ट प्रोबेबली जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा हम एक ही फेज में एक ही दिन में क्या है एक जो एग्जाम है उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो पहला बात ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है कम फॉर्म आने से। ये आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा हो गया कि अगर मान लीजिए फॉर्म 9 लाख के करीब आ जाते तब 2 फेजेस में आपका एग्जाम होता और वहां पर नॉर्मलाइजेशन से क्या है कई बार नुकसान भी हो जाता है, ठीक है, और फायदा भी हो जाता है। तो यहां पर एक चीज का नोट ध्यान रख लीजिएगा आप कि फॉर्म 5.3 लाख आए या 4 लाख आते या 8 लाख आते, कंपटीशन उतना ही रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैटिस्टिक्स जो है हर जगह काम नहीं करती है। कहीं कहेंगे कि अगर 8 लाख फॉर्म आ जाता तो कंपटीशन बढ़ जाता, एक सीट पर इतने स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते और हो जाते। एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि कंपटीशन टॉप के 1 लाख स्टूडेंट्स के अंदर ही है बस। इसके नीचे इस सर्कल से या इस पैरामीटर से अगर आप बाहर हैं तो आप कंपटीशन में नहीं हैं। ध्यान रख लीजिएगा, टॉप के 1 लाख स्टूडेंट्स के अंदर ही कंपटीशन है और वही फाइट करेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और सिलेक्शन सारा उसी के अंदर से आएगा। तो यहां पर ये मिथ आप निकाल दीजिए कि अगर फॉर्म 9 लाख आते तो कंपटीशन बढ़ जाता या 4 लाख आते तो कंपटीशन कम हो जाता। कंपटीशन इज ओनली एंड ओनली 1 लाख स्टूडेंट, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स के अंदर ही है और आप उस 1 लाख में हैं या नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 चीजें, बस इतना आपको डिस्कस करना था। इसलिए इसमें खुशी में मत आइएगा कि स्टूडेंट्स कम है तो कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन उतना ही रहता है, हमेशा उतना रहता है और उतना ही हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी चीजों की। ठीक है, तो हमने कुछ क्या है जनरल साइंस में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है, और कुछ दिनों से क्या वीडियोस नहीं आ रहे थे तो उसका एक कारण था, कुछ वो नॉर्मल कुछ और चीजें चल रही थी, जैसे आपको करंट अफेयर्स भी देना है, बजट भी आ गया है और आ गया है, तो ये आपके करंट अफेयर्स के अंदर चीजें हैं। तो उसकी वजह से क्या अब हम इसे क्या कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबा चलेगा हमारा, ठीक है, और आप इजीली इसे समझ जाएंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट्स हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और वो हर स्टूडेंट को समझ में आ जाएंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो जल्दी समझ जाएंगे और अगर आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट है तो भी आप क्या इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए तो आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा अच्छी तरह से, और चाहें तो इससे क्या आप नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक वर्ड दिया गया है हाइड्रोकार्बन। क्लियर, एक वर्ड दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज हाइड्रोकार्बन मींस। ठीक है, हाइड्रो कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा जो है वो है कार्बन। क्लियर, और इस वर्ड से, इन 2 वर्ड से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन and carbon are known as hydrocarbons. ठीक है, अब
ध्यान रखिएगा कंपाउंड्स तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। क्या है? कंपाउंड्स तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स का जो इंपॉर्टेंस होता है, क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है वो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। क्या होता है? कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है, हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उतना नहीं आपके पास में होता है। ठीक है, तो मेन जो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है इन कंपाउंड्स में, क्योंकि ये क्या मिलियंस बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाता है? कार्बन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में आपको कुछ चीजें क्या है स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कुछ कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है अच्छी तरीके से। तो पहले तो ध्यान रख लीजिएगा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, मींस एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। क्लियर है? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। और क्योंकि एटम क्या होता है? एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मींस नाइदर तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पहली बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर चीज आती है कि प्रोटॉन पे जब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 6 प्रोटॉन्स कार्बन के अंदर प्रेजेंट हैं, तो कार्बन न्यूट्रल कैसे है? हाउ द कार्बन इज न्यूट्रल। जो कार्बन होता है वो न्यूट्रल कैसे होता है? ठीक है, यहीं पर क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट आपके पिक्चर में आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? जरूरत होती है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कार्बन के पास होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या है? काफी क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरह से कार्बन क्या करेगा? कंपाउंड बनाएगा, और कितनी तरह के अलग अलग तरीके के क्या करेगा? कार्बन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक, ठीक है, नंबर तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो हमने पढ़ लिया, तो एक चीज और आ जाती है एटॉमिक मास नंबर। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा द एटॉमिक मास नंबर इज 12। ठीक है, अब इस एटॉमिक मास नंबर में क्या क्या चीजें आ जाती है? वो आ जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर चीज बिल्कुल क्लैरिफाइड है कि अगर प्रोटॉन 6 हैं और मास नंबर 12 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर क्या है, हमें इनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि भाई ये कहां कहां अरेंज होते हैं किसी भी एटम के अंदर। क्या? किसी भी एटम के अंदर। तो ध्यान रख लीजिएगा कि एटम के अंदर क्या होता है कि जो भी एटम होता है उसके अंदर क्या है, एक तो क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और चारों तरफ क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स या ऑर्बिट्स बने होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स बने होते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है, सेंट्रल पार्ट जिसे हम कह रहे हैं, क्या है? सेंट्रल पार्ट जिसे हम कह रहे हैं एटम का, उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
ठीक है, बाहर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर कि जहां हिजनबर्ग प्रिंसिपल लगाएं या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें, तो नॉर्मल वे में आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये क्या है, बाहर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दीज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अब ये चीज एक और नोट कर लीजिए, दिस इज न्यूट्रल। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, दे डोंट नो चार्ज, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए ये जो पार्ट है ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, वो चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, ये रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, यानी जो चारों तरफ क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है, किसको क्या बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, यानी 2 किसी के अंदर, 4 किसी के अंदर, 6 किसी के अंदर, 8 किसी के अंदर, इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए, तो उस जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इसको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दिया। ठीक है, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, ये घूम रहे होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल वे में देखें, सीधे तौर पर देखें, तो यहां पर क्या है कि बोर्स का एक रूल आता है, बोर बरी नियम, बोर बरी रूल बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो ये कहलाता है कि जो nth ऑर्बिट है आपके पास में, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसको भी हम लें, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी ऑर्बिट अगर हम लेते हैं, तो nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या है, nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस फॉर्मूले से क्या है, आते हैं। ठीक है, 2n², यानी जो नंबर आप लेंगे, क्या है, यहां पर जो भी नंबर आप लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या है, दिस इज मैक्सिमम नंबर। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, हायर ऑर्बिट के अंदर, ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट के अंदर आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × 1² = 2। ठीक है, तो पहला जो ऑर्बिट है, पहला जो शेल है, जिसको हम कह रहे हैं, शेल कह रहे हैं, ऑर्बिट कह रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जो दूसरा ऑर्बिट होगा, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने, केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं, जब हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इस बेस पे अगर हम बात करें, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास में, 2, क्योंकि पहले में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, और बचे कितने, 4, तो दूसरे में कितने आ जाएंगे आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला तो ये अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस बेसिस पर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बेसिस पर अगर हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बेसिस के अंदर हमारे पास में हमेशा यही रहेगा कि इसके अंदर 2, फिर 8, फिर 18, फिर इस तरह से, ऐसे क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉसिबल होते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। अब यहां पर क्या है, एक और चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो वो ये आती है कि एक ही ऑर्बिट, ठीक है, या जो शेल होती है,
ठीक है, वो शेल भी क्या है, डिवाइडेड होती है डिफरेंट सब शेल्स के अंदर। क्या है, जो शेल होती है वो डिफरेंट सब शेल्स के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। क्या होती है, इट इज डिवाइडेड। डिफरेंट सब शेल्स, ठीक है, ठीक है, सब शेल्स। और इन सब शेल्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। इन सब शेल्स को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सब शेल्स हैं इनको हम कह देते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये जो सब शेल्स हैं ये चार तरह की होती है। इसमें सबसे पहले आती है एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, तो इन सब शेल्स की भी क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि एक एस शेल या एक पी शेल या एक डी शेल या एक एफ शेल क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। तो एस के अंदर क्या है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर है, एस के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 10 आ सकता है। क्लियर है, और यहां पर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 आ सकता है। क्लियर, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं आ सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है वो आपके पास में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे लिए कौन सी 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, वो आ जाती हैं क्योंकि वहां पर क्या है, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल क्या है, 6 है। क्लियर है, केवल इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 ही हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि पहले ऑर्बिट के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है, पहले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे ऑर्बिट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि पहले ऑर्बिट में कौन सी सब शेल या ऑर्बिटल होगा, क्योंकि हमारे पास में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें पॉसिबल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें पॉसिबल है। तो वो सब शेल कौन सी हो सकती है, केवल और केवल एस, यानी पहला जो ऑर्बिट है या पहली जो शेल है उसके अंदर केवल एस सब शेल या पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि वो शेल कहलाती है 1s। क्लियर है, 1s कहलाती है। क्या आती है, 1s कहलाती है। तो पहला पॉइंट तो आपके पास में ये हो गया। क्लियर है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये चीज आपके पास में आ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हर शेल में क्या होती है, जो भी शेल्स हैं उसमें क्या है, ये सारी तरह की ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं। क्या होती है, ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं। बस ये है कि किसी शेल में इसको फिल नहीं किया जा सकता। क्या है, क्योंकि वो, अब जैसे मान लीजिए अगर 1 इसके अंदर 1p हो, 1d हो, 1f हो, ठीक है, तो अगर हम सारों को फिल कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन पहले ऑर्बिट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इनके होने के बावजूद भी क्या है, ये निग्लेक्टेड ऑर्बिटल्स होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। क्लियर है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल ही नहीं है, आ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट, पहले शेल में इसके अंदर केवल और केवल क्या है, 1s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगी। कौन सी, केवल और केवल 1s ऑर्बिटल अवेलेबल। अब देखिए, मैं आपको रटवा भी सकता था ये चीज कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, लेकिन समझाने से आपको जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लैरिटी है, जो डाउट है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शेल, पहली बात तो ये होगी, ये इलेक्ट्रॉन होगी। दूसरा क्या है कि हम जब दूसरे शेल की बात करेंगे तो हमने कहा एस भी है उसमें, पी भी है उसमें, डी भी है उसमें और एफ भी है उसमें। ठीक है, और यहां ध्यान रखिएगा कि एक ही शेल जब होती है, क्या होती है, एक ही शेल जब होती है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम। तो एनर्जी का जो सिस्टम होता है वो ये होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक ही ऑर्बिटल या एक ही शेल में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ के अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टम रहेगा। तो पहले के अंदर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो किस में चले गए, एस में चले गए। अगर हम दूसरी की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, एस में चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एस में चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में ये हो गए। अब नंबर किसका आएगा, पी का, यानी कि क्योंकि सेकंड के अंदर पी है इसलिए नंबर किसका आ जाएगा, पी का आ जाएगा। क्लियर है, तो बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं आपके पास में, क्या है, क्योंकि 4 हमने फिल अप कर दिए, बचे कितने, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे,
इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, क्या है, नंबर है, वो इनके क्या है, एक तरह से एक्सपोनेंट में लिख दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें पहली बारी में, फर्स्ट के अंदर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1s, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आ गया, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आ गया, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p आ गया। क्लियर है। तो ये तो हो गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक तरह का क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 1s2, 2s2 और 2p2। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है। दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। तो अब एक चीज और आती है कि अब यहां ध्यान रख लीजिएगा कि किसी भी शेल में, सब शेल के अंदर, ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये भी क्या है, फर्दर डिवाइडेड रहती है। क्या होती है, ये शेल्स भी क्या है, अब जैसे एसपीडीएफ की अपने ने बात करी, क्या है, ये भी क्या है, डिवाइडेड होती है, इनमें भी क्या है, डिवीजन होता है। और वो डिवीजन इस बेस पे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे कि 2 तरह से फिलअप होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरह से फिलअप होते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए ध्यान रख लीजिएगा, एक तो होता है आपके पास में पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है, एक तो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है और एक आपके पास में हुन्स रूल आ जाता है। क्या आ जाता है, हुन्स रूल आ जाता है। तो 2 चीजें आती है आपके पास में, ठीक है, हुन्स रूल आ जाता है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है और एक हुन्स रूल आ जाता है, ठीक है। तो हुन्स रूल और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है उसके अंदर, किसी भी ऑर्बिटल या शेल के अंदर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये कहते हैं कि जब आप किसी भी इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक ऑर्बिटल को सब शेल्स में डिवाइड किया और सब ऑर्बिटल्स जो है वो भी सब ऑर्बिटल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाती हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एक जो ऑर्बिटल हमने लिया है, ठीक है, इसको अगर हम सब डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं उसके अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही उसके अंदर क्या आ सकते हैं, पॉसिबल हो सकती है, आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में एस के अंदर जब केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस का एक क्या है, एक ही में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, एक ही में डिवाइडेड होता है। और दूसरा एस भी क्या होगा, एक ही में डिवाइडेड होगा। क्या होगा, एक ही में डिवाइडेड होगा। और जो पी आ गया आपके पास में, वो क्या है, क्योंकि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए क्या है, वो फर्दर 3 में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, 3 के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, ये तो क्या है 1s, ये 2s, ठीक है, और ये 2p, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था, क्लियर था। तो यहां कितना था, 2, यहां कितना था 2, यहां कितना था 2, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो मतलब जो मूवमेंट होगा, रोटेशन का मूवमेंट होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के एंटी होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर ही रहे हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के वो रोटेट भी करते हैं साथ में। जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, साथ में क्या होता है, रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे अर्थ क्या करती है, ठीक है, अर्थ हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रही है, घूम रही है सन के चारों ओर, पर साथ में क्या है, वो रोटेट कर रही है, जिससे क्या है, डे एंड नाइट हो रहे हैं, क्या दिन और रात हो रहे हैं। उसी तरह के इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, क्या रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो दूसरा रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, अगर वो एक ही बॉक्स के अंदर इसमें है, ठीक है, सेम नहीं हो सकता। यही क्या होता है, आपके पास पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से शो करते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। तो जब भी आपको ये नजर आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इस तरह से क्या है लिखा गया है। इसी तरीके से क्या है, 2 इस तरह से आ गया और 3 इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक डिफरेंस आ जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम, कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें,
ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हैं, हम इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, तो यहां पर क्या एक सटल डिफरेंस आ जाता है, वो आता है हून्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जब तक सारे के सारे ये ऑर्बिटल्स एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन से सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक एक ही तरह के, यानी अगर क्लॉकवाइज हैं तो सारे क्लॉकवाइज होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, जब तक ये सारे फिलअप नहीं हो जाते सेम तरह के इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, पेयरिंग नहीं कर सकते आप, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली कौन सी आ जाती है आपके पास में, दिस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखी और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो अप क्यों किया है, व्हाई वी हैव डन दिस। ठीक है, इसको पढ़ाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, आपको सीधा रटाया जा सकता था कि आप इसे रट लीजिए, पर वो रटने से क्या है आप कंफ्यूज हो जाते और आ जाते, इसलिए थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं सिर्फ सिंपल वे में, ज्यादा डिटेल में हम कॉन्सेप्ट्स में नहीं गए हैं क्योंकि वो फिर हायर लेवल की बात हो जाती है। ठीक है, और आपको यहीं तक क्या करना है, इसे स्टडी करना है। और यहां पर क्या है, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और वो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि कार्बन क्या है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड ही क्या करता है, बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है आपके पास में, ठीक है, वो क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये बनाया इसलिए जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और इसके अंदर होता है ऑक्टेट रूल। क्या कहलाता है, ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर जो होता है आपके पास में, जो आउटर मोस्ट हम शेल ले रहे हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उससे क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर क्या है, क्योंकि और ये बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। ठीक है, बॉन्डिंग तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तभी क्या होंगी, बॉन्डिंग होगी। अदरवाइज कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। अगर शेल पूरी कंप्लीट है तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं करती है। अब यहां पर आ जाते हैं कि भाई ये चीजें, हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड क्यों लिया हमने और कोवलेंट बॉन्डिंग का वर्ड क्यों लिया। अब यहां पर फिर से आते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास में अब यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि भी कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगी। क्या करोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगी। अब यहां पर देखिए, ये पूरी फुल है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये फुल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये क्या कर सकता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है, केवल 2 कोवलेंट बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। इससे ज्यादा इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि इसकी जो चीजें होती है, जो वैलेंसी होती है, जिसको हम बोल रहे हैं वैलेंसी, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर कह दें, वैलेंसी कह दें, कुछ भी कह दें, वो क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। मींस ये क्या कर रहा है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है, तो यहां पर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहां पर क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, वो पिक्चर में आता है। क्या आता है, पिक्चर में आता है। और एक्चुअली होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके यहां चला जाता है,
और जो पिक्चर आती है वो आपके पास इस तरह से आ जाती है। क्लियर है? ठीक है, पिक्चर क्या आ जाती है, इस तरह से आ जाती है। ठीक है, और अब क्या होता है जब बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिए, ये S अलग है और P आपके पास में अलग है, ये S है और ये क्या है, P है, तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तरीके या काम करने के तरीके कह लें, इनकी आदत कह लें, या इनका गुस्सा वगैरह जो भी कह लें आप, ठीक है, गुस्सा, शांति वगैरह, वो क्या अलग अलग हैं। पर जब बॉन्डिंग होती है तब क्या हो जाता है, ये सारे सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन काम करता है। ठीक है, और S, 2S और 2P, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और एक नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्या करते हैं, नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और उसके बेसिस पर फिर क्या करता है, कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, कार्बन क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाती है, यहां पर आपके पास में आ जाती है। और अब जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन चीजों को कर सकते हैं, हम धीरे धीरे इसको करते जाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी क्या है आपके पास आ जाएगी। अब एक जो प्रॉपर्टी और होती है जिससे कार्बन क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, या सॉरी इतनी लंबे लंबे इतने कंपाउंड्स बना रहा है, वो होता है कैटिनेशन। ठीक है, इसको हम कैटिनेशन को क्या, कैटिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी to form long chain by bonding with itself। ठीक है, यानी कार्बन क्या करता है, अपने आप से खुद के साथ में क्या है, 1 2 3 4 ऐसे मिलियंस ऑफ कार्बन क्या करते हैं, 1000 10 100 10,000 10, तो इस तरह से क्या है, लंबी लंबी क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। क्या करते हैं, लंबी लंबी चेन बनाते हैं। तो उसी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। और उसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं, इतने सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज की जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिसको हम समराइज कर लेते हैं। वो है कि कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जब हम यहां पहुंच गए थे। ठीक है, तो कार्बन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो एक बॉन्ड बन गया, यहां बाहर से आ जाए दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कार्बन क्या कर रहा है आपके पास में, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। क्लियर? तो 4 कार्बन क्या कर सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। एट द मैक्सिमम कार्बन के क्या है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और उसी के बेसिस पे आपके पास में क्या आ जाता है, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हाइड्रोजन जो है केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब हम देखिए यहां पर कोवेलेंट हम सिर्फ तभी कह रहे हैं जब वो कार्बन के साथ बना रहा है। अगर वो सोडियम, पोटेशियम इनके साथ बनाता है तो आयनिक बॉन्ड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड तब है जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के बनाने की कैपेसिटी कितनी है, केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है इसके। और इन 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर आप क्या करते हैं, इनकी चेन्स को बनाते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की फिर क्या करती है, चेन बनती है कि भी कितने हाइड्रोजन आपको लगाने हैं, कितने घटाने हैं, कितने और करने हैं। ये सारी चीज क्या आ जाती है, और आ जाती है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो ये होती है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह से स्टडी किए जाते हैं। एक तो होता है इनऑर्गेनिक और एक होते हैं ऑर्गेनिक।
ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। जब भी आपने 9th-10th में पढ़ी है या उसके आगे पढ़ी है, तो ये क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो ये चीज अपने आप आपके पास में समझ आ जाएगी। यहां पर क्या है कि ये CO2 आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बनिक एसिड आ जाता है, H2CO3 आ जाता है, फिर इसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और आ जाते हैं। तो हम इसको साइड में कर देते हैं। एक बार हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हमें क्या है पढ़ना है। तो एक्चुअली क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ठीक है, व्हाट एक्चुअली आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो लास्ट हम पढ़ रहे हैं लास्ट में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली होते क्या हैं? ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, हमने बात की हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से क्लियर है। तो एक तो चीज यहां ध्यान रख लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होंगे आइदर हाइड्रोकार्बन्स, या तो होंगे हाइड्रोकार्बन्स और their derivatives। क्लियर, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इनकी जो केमिस्ट्री होती है हाइड्रोकार्बन्स की और उनके डेरिवेटिव्स की, उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, उनको तो हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हमने क्या कह दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसकी जो भी केमिस्ट्री है, क्या इसकी जो भी केमिस्ट्री है मींस हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, ये बनते कैसे हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ये जब चीजें आप पढ़ते हैं, जिस भी साइंस में आप पढ़ते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपल वे में आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। स्टार्ट कहां से होती है? हाइड्रोकार्बन से शुरू होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से क्या करती है? ये चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने इन बेसिक चीजों को, कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो से क्या है, हम इन हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा क्या है डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, काफी कई वीडियोस में आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहां से क्या है, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो से क्या है कवर करना शुरू करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूलेस होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से वो क्या करते हैं, आपके लिए फायदेमंद है या हमारे सबके लिए है, किस तरह से वो चीजें चारों तरफ हो रही हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम स्टडी करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।